हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रैबिज रहने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो आए दिन कुत्ते काटने की घटनाएं होती हैं। हमारे मन में डाउट चल रहे होते हैं कि कुत्ते ने काट लिया है, क्या हमें इंजेक्शन लगवाने चाहिए? अगर लगवाने चाहिए तो कितने इंजेक्शन लगवाने चाहिए? कौन कौन से दिन पे लगवाने चाहिए? क्या हमें जिस जगह कुत्ते ने काटा है उस जगह पे नमक मिर्च लगाना चाहिए? ये बहुत सारे डाउट होते हैं आपके मन में। एग्जाम से जो डाउट बनते हैं वो बनते हैं कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर रैबिज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे डाउट आपके मन में बनते हैं, तो ये सारे डाउट आज की क्लास में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं रैबिज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने बेटा? रैबिज के बारे में। रैबिज की हम बात करें तो ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। उस वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। ये वायरस जानवरों की लार में पाया जाता है। जब कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर या कोई भी जानवर अगर इंसान को काट लेता है तो ये वायरस इंसान के शरीर में चला जाता है और इंसान के शरीर में फैलने लग जाता है। इसका अगर समय पर इलाज करा लिया जाए तो इस रेबीज नाम की बीमारी से बचा जा सकता है। अगर ये वायरस एक बार शरीर में फैल गया तो भाई इसका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इससे आप समझ सकते हो कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि भारत में बात करी जाए तो हर साल 1,70,00,000 कुत्ते काटने की घटनाएं होती हैं, जिसमें से 18 से 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। रेबीज के मामलों के लिए 95% कुत्ते जिम्मेदार हैं, जबकि 2% बिल्लियां, 1% नेवले, अदर जानवर ये क्या है? जिम्मेदार है। और 95% कुत्ते ही क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेट एनिमल्स है जो वो कुत्ता ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुत्ता ही जो एनिमल्स है वो पाला जाता है। इसलिए 95% मामलों की, रेबीज के मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है? कुत्ता जिम्मेदार है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि रेबीज का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है एंड इसके अलावा ये इन्फेक्शन फैलता कैसे, इसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेबीज को। ठीक है, रेबीज की सबसे पहले हम बात करते हैं इसका बेटा दूसरा नाम क्या है। रेबीज को हम अदर नेम क्या है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बताया कि बताइए रेबीज अल्सो नोन है, रेबीज का अदर नेम क्या है? तो रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? रेबीज, रेबीज also known as हाइड्रोफोबिया। क्या? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, ठीक है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। अब आप ये कहोगे सर हमें ये बताइए कि रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक तो हाइड्रो, एक फोबिया। हाइड्रो और फोबिया, जिसमें हाइड्रो का मतलब होता है, जब भी आपको हाइड्रो वर्ड देखे तो ये वर्ड किसको रिलेट करता है बेटा? वाटर को, यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर। और फोबिया वर्ड दिख जाए, फोबिया वर्ड का मतलब होता है क्या? डर। यानी कि इसके अंदर क्या देखने को, इसे हम क्या बोलते हैं? इसमें पानी से डर लगता है। ठीक है, क्या? पानी से डर। अब पानी से डर क्यों देखने? इस रेबीज जो बीमारी, उसका जो पर्सन होता है जिसको रेबीज हो गया, उस पर्सन को पानी से डर लगता है। जो ये क्या है? मेन साइन एंड सिम्टम्स है रेबीज का, इसलिए हम इसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डर लगना। ठीक है, पानी से डर लगना क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। अब हम इसके बात करते हैं बेटा पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका। क्या? पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? कॉजिटिव एजेंट। अभी कॉजिटिव एजेंट क्या होता है? जो डिजीज को कॉज करने वाला है। कौन सा पैथोजेंस है जो इस डिजीज को कॉज कर रहा है? तो वो एक वायरस है। उस वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। क्या? रैबिडो वायरस। क्या नाम है? रैबिडो वायरस। ठीक है, क्या नाम है? रैबिडो वायरस। ठीक है, एग्जाम में पूछे कि बताइए रेबीज किस किस मतलब के पैथोजेंस के द्वारा फैलती है? तो ये रैबिडो वायरस। कई बार आज सीधा सीधा दे दे रेबीज वायरस तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो ये क्या है? रैबिडो वायरस लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये आया ऑप्शन रैबिडो वायरस, तो आप इसको टिक कर देना। यानी पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? रैबिडो वायरस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका। इंक्यूबेशन पीरियड। क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 20 से 40 डे होता है। कितना? 20 से 40 दिन होता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब आप ये कहोगे सर हमें ये बताइए कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो देखिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है,
सपोज कीजिए कोई पर्सन है, क्या है, कोई ए पर्सन है, क्या है, ए पर्सन है, ठीक है, इसको क्या हो गया है, कोरोना हो गया है, क्या हो गया है, इसको कोरोना हो गया है, क्या हो गया है, कोरोना हो गया है। अब एक बी पर्सन आया, क्या आया, बी पर्सन आया और इससे मिला, ठीक है, इससे मिला, तारीख क्या है, 1 तारीख है, क्या है, 1 तारीख को, क्या 1 तारीख को बी पर्सन ए से मिला, इसको कोरोना हो चुका है, ठीक है, कोरोना हो चुका है। अब क्या हुआ, इससे मिला तो क्या हुआ, कोरोना वायरस बी में भी चला गया, लेकिन बी को पता नहीं चला। पता कैसे करेंगे कोरोना वायरस हो गया, उसके साइनस सिम्टम्स देखेंगे, क्या उसे छींके आ रही है, क्या उसे जुकाम हो गया, ये सारे सब कुछ हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ए को ए कब मिला, बी कब मिला, ए से 1 तारीख को मिला, कब मिला, 1 तारीख को मिला, ठीक है, तो इसके अंदर क्या चलेगा, कोरोना वायरस चला गया। अब बी को इसकी साइनस सिम्टम जो लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं वो कब देखने को मिल रहे हैं, 14 तारीख को, कब देखने को मिल रहे हैं, 14 तारीख को, ठीक है, 14 तारीख को देखने को मिल रहे हैं। अब ये जिस दिन पैथोजेंस ने बी के अंदर एंट्री की, यानी कोरोना वायरस ने बी के अंदर एंट्री की, उस दिन से लेकर के जिस दिन साइन सिम्टम दिखे, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम कह सकते हैं कि कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 1 से 14 दिन। क्या होता है, 1 से 14 दिन। यानी कि हम लिख सकते हैं, लिखिए, नोट करिए कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। It is the time period between entry of disease agent and occurrence of first sign symptoms in a body। क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 20 से 40 दिन। यानी कि जिस दिन रैबीज वायरस एंटर करेगा बॉडी में, उससे कितने दिन बाद साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, 20 से या 40 दिन के अंदर साइन सिम्टम्स देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन फैलता कैसे है, रैबिश फैलता कैसे है। तो इन्फेक्शन की बात करते हैं, किसकी, इन्फेक्शन फैलता कैसे, ठीक है, इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन जो फैलता है बाइट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के काटने पर, ठीक है, बाइट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के काटने से क्या है, इन्फेक्शन फैलता है, बाइट ऑफ एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, हमारा डॉग हो गया, रैबिट, बैट, मंकी, और भी कई जानवर हो सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन फैलता कैसे है, बाइट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के काटने पर, ठीक है। डॉग हो सकता है, रैबिट हो सकता है, कैमल हो सकता है, मंकी हो सकता है, और भी कई सारे जानवर हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी इन्फेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं इसके अंदर साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो रैबिज जो वायरस है वो क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट डालता है। किस पे डालता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। कौन आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो साइनम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, साइनम सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। ये किसमें, इसमें क्या प्रभावित रहता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित रहता है। अब हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो सॉरी, हम इसमें क्या बात करने वाले हैं, हम साइनस सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि साइनस सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो इसमें क्या अफेक्ट रहता है, इसके अंदर जो अफेक्ट रहता है वो रहता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके कारण कौन कौन से साइनस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साइनस सिम्टम्स, ठीक है। साइनस सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइनस सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इसमें देखने को मिलता है हाइड्रोफोबिया। क्या, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिया क्या होता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिया का मतलब डर, यानी कि पानी से डर लगना। यानी कि रैबिज वाले पर्सन को क्या, पानी से डर लगता है, ठीक है, पानी से डर लगता है। और क्या साइनस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, ठीक है, फोटोफोबिया। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, फोबिया माने डर, ठीक है। फोटो माने लाइट, फोबिया माने डर, यानी कि इसमें लाइट से क्या लगता है, डर लगता है। यानी कि ऐसे पर्सन को क्या, अंधेरे में रखा जाता है, लाइट से दूर रखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, लाइट से डर लगता है, फोटोफोबिया। एंड पानी से दूर रखा जाता है, ठीक है। इससे क्या लगता है, हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर हमें हेलुसिनेशन बताइए कि हेलुसिनेशन क्या होता है। तो हेलुसिनेशन क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन होता है इन एब्सेंस ऑफ
एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, यानी कि हमसे कह सकते हैं उस पर्सन को ऐसे लगता है कि सामने कोई खड़ा है या इधर उधर कोई खड़ा है, एक्चुअली वहां पे है नहीं कोई, उसे लगता है यार भूत खड़ा है। फिर हम क्या कहेंगे, अरे पागल हो गया है, वहां पे कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। वो कहेगा अरे यार वहां पे कोई खड़ा है यार, भूत खड़ा है, या सलमान खान खड़ा है, शाहरुख खान खड़ा है। एक्चुअल में वहां पे कोई है ही नहीं, मक्खी तक नहीं है भाई, उसे लग रहा है कोई ना कोई खड़ा है। दैट इज हैल्यूसिनेशन। उसे क्या बोलते हैं हम, हैल्यूसिनेशन बोलते हैं। यानी कि रैबिज के अंदर हैल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन। क्या, एक्सेसिव सलाइवेशन, ठीक है, एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन। सलाइवेशन बोले तो झाग, यानी कि बहुत झाग निकलेंगे उस मुंह से, क्या निकलेंगे, बहुत झाग देखने को मिलेंगे ऐसे पर्सन के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं और क्या देखने को मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट जो देखने को मिलता है इसके अंदर, सीजर देखने को मिलेगा। सीजर, ठीक है, सीजर जिसे हम क्या बोलते हैं, दौड़े बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, दौड़े, सीजर या कन्वर्जन, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे साइनस सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं इसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। रैबिज का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, जब कुत्ता काट जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या हमें नमक मिर्च लगानी चाहिए, नहीं बेटा, हमें नमक मिर्च बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कोई भी अदर इन्फेक्शन हो सकता है उसके कारण, ठीक है। तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आपको कुत्ता काट जाए तो हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर आपको कुत्ता काट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, ठीक है, क्या बात करते हैं हम, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको क्या है, डॉग ने बाइट कर लिया, कुत्ते ने काट लिया, किसी एनिमल्स ने काट लिया, मंकी हुआ, किसी एनिमल्स ने काट लिया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, जिस जगह पे काटा है, जिस जगह पे घाव बन गया, उसे क्या करना है, अच्छी तरीके से क्लीन करना है वाटर एंड सोप से, यानी कि साबुन और पानी से उस जगह को अच्छी तरीके से धो लेना है, ठीक है। जिस जगह पर कुत्ते ने या किसी एनिमल्स ने क्या किया, आपको बाइट किया, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। क्या करना है आपको सबसे पहले, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लीन द वुंड, क्लीन द वुंड बाय सोप एंड वाटर, ठीक है, सोप एंड वाटर, अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना उस जगह को सोप एंड वाटर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, नेक्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या करना है, रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है। क्या लगवाना है, वैक्सीन लगवानी है रेबीज की, जिसे हम इंजेक्शन बोलते हैं, क्या, रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है। क्या लगवाना है, रेबीज का इंजेक्शन। कौन सी वैक्सीन आती है इसकी, ह्यूमन डिप्लॉयड, क्या, ह्यूमन डिप्लॉयड, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। क्या लगवानी है आपको, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। क्या लगवानी है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, यानी कि हमें क्या लगवाना है, रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है। क्या लगवाना है, रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है। अब रेबीज का इंजेक्शन कितने इंजेक्शन लगवाने चाहिए, तो मेनली इसके क्या 5 डोज लगते हैं, 5 इंजेक्शन लगते हैं। कब कब लगते हैं ये आपको मैं बता देता हूं। जो आपको फर्स्ट जो इंजेक्शन लगवाना है, क्या लगवाना है, फर्स्ट इंजेक्शन कब लगेगा, 0 डे पर, यानी कि जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है, जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है तो उस दिन ही क्या लगेगा, पहला इंजेक्शन लगेगा। आपको पहला लगना है 0 डेज पे, एंड दूसरा कब लगना है आपको, तीसरे दिन पर, ठीक है, 3rd डे, ठीक है। चौथा आपको कब लगना है, तीसरा कब लगना है आपको, 7th डे पर, एंड इसके अलावा फिर कब लगना है आपको, 14th डे पर, ठीक है। फिर कब लगना है आपको, 28 डे पर, कब, 28 डे पर, ठीक है। ये आपको 5 इंजेक्शन लगते हैं। पहला आपको उसी दिन लगवाना है जिस दिन कुत्ते ने काटा, यानी 0 डे पर, एंड दूसरा 3rd डे पर, तीसरा 7th डे पर, एंड चौथा 14th डे पर, एंड पांचवा 28th डे पर। ये आपके 5 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, 5 इंजेक्शन लगवाते हैं। इनका अमाउंट क्या रहता है प्रत्येक का, 0.5 ml अमाउंट क्या रहता है इसका, अमाउंट जो रहता है वो क्या रहता है, 0.5 ml, कितना रहता है, 0.5 ml अमाउंट रहता है। एंड इसका रूट क्या होता है, किस रूट से देते हैं, रूट की बात कर लिए तो इसका जो रूट होता है वो IM होता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर, क्या, इंट्रामस्कुलर इसका रूट रहता है। आशा है कि आपको ये रैबिज अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू टू ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।